हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को स्टार्ट करें। तो बच्चों, अगर हम मोशन की बात करें यानी अगर हम गति की बात करें तो गति का क्या अर्थ होता है, मोशन का क्या मतलब होता है। यानी समय के साथ अगर कोई वस्तु समय के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति यानी अपनी पोजीशन को बदल रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, कि वो वस्तु गति कर रही है या वो वस्तु मोशन कर। अब अगर हम बात करें, मानव है अपनी स्थिति को बदल यानी समय के साथ अपनी स्थिति चेंज कर, जैसे कि आप अपने या किसी गाड़ी के माध्यम से, ठीक है, गाड़ी हो गया, चाहे मोटरसाइकिल होगी, चाहे बस हो गई, इसके माध्यम से आप अपने स्कूल तक पहुंच। इसी तरीके से जब आपको खेलने जाना होता है, घर से आप ग्राउंड जाते हो, पैदल जाते हो और वहां जाके आप खेल, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो। तो यानी कि अगर हम बात करें मोशन की, तो हर एक जो लिविंग बीइंग है, एनिमल हो गए, जानवर हो गए या ह्यूमन बीइंग हो गए, मानव हो गए, तो सभी क्या करते हैं, मोशन करते हैं यानी गति। अब जब भी हम गति की बात करते हैं तो गति हम क्यों करते हैं, हमारे कुछ ना कुछ कार्य होते, जैसे कि अगर हम जानवरों की बात करें, जैसे शेर है, तो शेर को शिकार चाहिए, उसको भूख लगी है, खाना खाना है, तो वो क्या करता है, शिकार करता है। ठीक है, शिकार करता है, तो शिकार के लिए वो शिकार के पीछे भागता है, मोशन करता है और अपना खाना दबोच। इसी तरीके से आपको जैसे कि बाजार जाना है, बाजार से कपड़े लाने हैं, तो आप क्या करते हो, आप अपने घर से बाजार जाते हो, मोशन करते हो, गति करके जाते हो, मूव करते हो, जाके सामान खरीदते हो, अगर आपको कपड़े खरीदने कपड़े खरीदते हो, फिर घर। यानी कुछ कार्य है, कुछ जरूरी चीजें हैं जिस कारण हम मोशन करते हैं, मूवमेंट करते। कुछ हमारी खाने पीने के कारण भी ये होता है, कुछ चीजें हमें खरीदनी है, किसी जगह हमें जाना है, इसलिए हम मोशन करते यानी गति। अब अगर हम गति की बात करें तो हम दूर दूर की जगह भी जाते हैं, जैसे कि आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, गति करके, मोशन करके ही तो जाते हो। तो आजकल तो हम गाड़ियों का यूज करते हैं, जैसे कि आपकी जो है कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, ठीक है, रेल का उपयोग करते हैं, हवाई जहाज का उपयोग करते हैं। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं थी, तब जो मनुष्य है वो किस चीज का उपयोग करता था। अगर हम बात करें पुराने समय की, तो पुराने समय में जो आपके अर्ली मैन होते थे, उनको खाने की आवश्यकता हो। अब वो क्या करते थे, क्योंकि वो कैसे थे, वो जंगलों में रहते थे, ठीक है, वो जंगल में रहते थे, उन्हें खाना पीना इजीली अवेलेबल नहीं था, वो फल तोड़ के खाते थे, वो जानवरों का शिकार करके जो है अपना जो खाने की है वो पूर्ति कर। तो वो क्या करते थे, वो जानवरों को मारते थे, ठीक है, फिर जो उनकी जगह है जहाँ पे और लोग भी हैं वहां उसको लेके आते, और कैसे लाते थे, पैरों से, यानी पैदल चल के वो अपने खाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। या अगर उन्हें किसी जगह जाना है, पैरों से चल के वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। जो मनुष्य है, मानव है, वो इंटेलिजेंट होता गया, वो समझदार होता गया। उसने देखा कि जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा थकान हो जाती, और दूर दूर की यात्रा करने में मुझे काफी समय लगता है, मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, मुझे आराम की आवश्यकता होती। तो धीरे धीरे करके मनुष्य समझदार होता गया और उसने पहिए का निर्माण, किसका निर्माण किया, पहिया यानी व्हील। अब जब उसने व्हील का निर्माण किया, पहिए का निर्माण किया, तो इससे उसने कार्स बनाए यानी गाड़ियां बनाई। जैसे कि उसने जो है ऐसी गाड़ियां बनाई जिसे खींच के वो जो है भारी सामान लेके जा सके और इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह जा। धीरे धीरे करके उसने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू, जानवरों को जैसे कि आपको डॉग पालने लगा वो, फिर उसने हॉर्स यानी घोड़ा पालने लगा, गधा पालने लगा, और उसने क्या किया, उन घोड़े गधों के पीछे जो है
गाड़ी लगा दी, कार्ट लगा दी, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। धीरे धीरे करते करते, ठीक है, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार। किसका आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन का, यानी भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, जिससे आपके जो रेल है, रेल बनी, रेल से दूर दूर की यात्राएं करना संभव हो पाया। इसी तरीके से क्योंकि मशीनी युग चल रहा था, तो आपके जो गाड़ियां हैं जैसे कि कार हो गई, ट्रैक्टर हो गए, इनका निर्माण होने लगा। इसके साथ साथ ये तो हम बात कर रहे हैं उन यातायात के साधनों की जिनका उपयोग हम थल में करते हैं, यानी जब जमीन में चलने के लिए या लैंड ट्रांसपोर्ट जो आपका होता है, जो स्थल के यातायात के साधन होते हैं, ये हम उनकी बातें करते हैं। लेकिन इसी तरीके से ही जो जल के यातायात के साधन है, यानी जो वाटरवेज है, उनका भी जो है निर्माण हो गया। शुरुआत में जो लोग हैं या मनुष्य जो है वो नाव के माध्यम से जो है नदियों को पार करते थे। धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, तो फिर उन्होंने मोटर बोट बनाई और शिप्स बनाई। और इस तरीके से जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग माध्यम है यातायात के, जैसे कि आपके कार हो गया, ट्रक हो गया, ठीक है, मोटरसाइकिल हो गई, रेल हो गई, एरोप्लेन हो गया, या पानी का जहाज, शिप हो गए। तो इस तरीके के यातायात के साधनों का निर्माण होता। इसी तरीके से फिर आपका एरोप्लेन आया, और इस तरीके से जो है जो ट्रांसपोर्ट है यानी यातायात जो है उसके विभिन्न साधनों का निर्माण। तो यानी शुरुआत में मनुष्य कैसे जाने लगा, कैसे उसने अपनी यात्राएं पूरी करी, पैरों से चली। फिर पहिए का निर्माण किया, जानवरों को पाला, तो उसने गाड़ियों का निर्माण किया। धीरे धीरे करके मशीनी युग आया, भाप के इंजन का निर्माण किया, मोटर इंजन का निर्माण किया, और फिर आपके ट्रक, कार, इनका निर्माण हुआ, रेल का निर्माण हुआ। इसी तरीके से शिप्स और आपके जो एरोप्लेन है या हवाई जहाज है, इनका निर्माण। Ever since ancient times, humans have devised different means of transport to traverse from one place to another. यानी प्राचीन काल से ही मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की खोज की। यानी पुराने समय से ही, क्योंकि उसकी जरूरतें थी, उसकी नेसेसिटीज थी, इस कारण मनुष्य ने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग जो है यातायात के साधनों की खोज। They designed boats that resembles the shape of animals living in water to travel across water bodies. They invented the wheel, which led to the inventions of cars and other animals-driven mode of transport. अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो मनुष्य था वो इंटेलिजेंट था, वो एक इंटेलिजेंट प्राणी है, समझदार है, तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो पानी में रहने वाले जो आपकी जो जानवर है, जैसे कि आपकी मछलियां होगी, उनके शेप को, उनके आकार को देख के उन्होंने बोट्स बनाई। क्या बनाई, नाव बनाई, ताकि वो जो नदियां हैं या जो जल के स्रोत हैं या जो आपकी वाटर बॉडीज है, जलाशय हैं, उनसे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाए। इसी तरीके से उन्होंने पहिए का निर्माण किया। पहिए का निर्माण किया तो उन्होंने गाड़ियां बनाई, जानवरों से चलने वाले जो है वाहन बनाए। उन्होंने ऐसी नावें डिजाइन की जो जल निकायों में यात्रा करने के लिए पानी में रहने वाले जानवरों के आकार की तरह दिखाई देती। उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, जिससे गाड़ी और परिवहन के अन्य जानवरों द्वारा संचालित साधनों जैसे आविष्कार हुए। During the beginning of 19th century, humans designed the steam engine, which was followed by automobiles and motorized vehicles. 9वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान मानव ने भाप के इंजनों को डिजाइन किया, जिससे बाद में ऑटोमोबाइल और मोटर चालित वाहनों का निर्माण हुआ। यानी जो आपकी 19th सेंचुरी है, 19वीं शताब्दी है, तो उसके शुरुआत में क्या हुआ, स्टीम इंजन का निर्माण हुआ, जिससे आपके भाप से चलने वाले जो वाहन हैं और जो आपके मोटर
वाले जो वाहन है, यानी जो मोटराइज्ड व्हीकल है, इनका निर्माण। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में जो मानव था वो पैरों से चलने लगा। इसके बाद जरूरत के हिसाब से पहिए का निर्माण हुआ, तो उन्होंने क्या बनाए, बैल गाड़ी घोड़ा। इसी तरीके से धीरे धीरे करके साइकिल का निर्माण हुआ। स्टीम इंजन की खोज हुई तो रेलवे का निर्माण हुआ, रेल का निर्माण हुआ। आपके जो बस है उनका निर्माण हुआ, शिप्स का निर्माण हुआ, और आपके जो हवाई जहाज है उनका निर्माण हुआ। हाउ वाइड इज द डेस्क, यानी अब हम ये बात करते हैं कि जो डेस्क है वो कितनी चौड़ी। तो बच्चों क्या बता सकते हैं कि जैसे आपके घर, आपके जो स्कूल में डेस्क है, आपकी क्लास में क्या है, डेस्क है ना, मेज है रखी हुई, उसकी मोटाई आप कैसे नापते हैं? कोई इसका आंसर दे सकता है कि आप अपने स्कूल की जो मेज है उसकी मोटाई या उसकी जो चौड़ाई है उसे कैसे नापते हैं? स्कूल की मेज की चौड़ाई। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप जो मेज है, मेज की जो चौड़ाई है उसे नापें। किस तरीके से आप बता सकते हैं कि मेज कितना चौड़ा। तो जैसे कि आप और आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, आप और आपके फ्रेंड एक डेस्क में बैठे, आपको मैम ने एक डेस्क पे बैठा दिया है, आपके जो टीचर है उन्होंने आपको एक डेस्क पे बैठा। अब आप दो है और आपके पास एक ही डेस्क है, बड़ी डेस्क है। अब क्या होता है, कई बार आपके फ्रेंड का जो सामान है वो आपकी तरफ हो जाता है, यानी आप उसकी किताब, कॉपी, पेन आपकी तरफ है, और इसी तरीके से आपका सामान उसकी तरफ चल जाता है, जिस कारण आप दोनों की बहुत लड़ाई होती है। आप कहते हो कि तू मुझे जगह नहीं देती है, या वो कहती है कि तू मुझे जगह नहीं देती। तो अब क्या हुआ, क्योंकि वो एक डेस्क है और आप दोनों वहां पे बैठे हैं, आप दोनों वहां पे बैठे हैं, ठीक है, तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस डेस्क को बराबर बांटना पड़ेगा, ताकि आप दोनों ढंग से बैठ पाए और अपने जो सामग्री है वहां पे रख पाए, आपके जो भी किताब, कॉपी वगैरह है आप वहां पे रख पाए। तो इसको नापने के लिए जो है हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते। जब हमारे पास मेजरमेंट का कोई भी साधन नहीं था, यानी हमारे पास स्केल नहीं थे, तो हम क्या करते थे, कुछ भी वस्तु को लेके, कोई भी वस्तु है जैसे कि कोई लकड़ी है या कुछ भी है, उसकी लंबाई लेके हम उस डेस्क को नापे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एक गिल्ली डंडा लिया गया और गिल्ली डंडा के माध्यम से इस डेस्क को नापा। अब गिल्ली डंडा लिया, यहाँ गिल्ली रखी और डंडा रखा, आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका मेज है, ये मेज का क्या है, चौड़ाई है। अब ये जो मेज की चौड़ाई है, यहाँ पे पहले एक डंडा रखा, फिर गिल्ली रखी, फिर गिल्ली और डंडा दोनों रखा। तो अब देखा गया कि जो ये डेस्क है, ये जो मेज है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 गिल्ली डंडे के बराबर, यानी 2 गिल्ली डंडे की जो लेंथ है उसके बराबर इस मेज की चौड़ाई। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, इसे बीच से मार्क कर दिया, बीच से यहाँ से पार्टीशन कर दिया, यहाँ पे आपने चौक से एक लाइन खींच दी और इस डेस्क को 2 बराबर हिस्सों में बांट। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद ये जो लाइन थी, ये जो रेखा थी वो मिट गई। वो क्या हुई, मिट गई। अब ये मिट गई तो आपने क्या सोचा कि मैंने इसे गिल्ली डंडा से मेजर किया था और वो गिल्ली डंडा सपोज कहीं खो गया। आप दूसरा गिल्ली डंडा लेके आए और उससे आपने इसको फिर से मापना शुरू किया। अब ये जो गिल्ली डंडा आप बाद में लेके आए, ये गिल्ली डंडा बड़ा था, आपने इसे मेजर किया तो आपने ये देखा कि जो आपकी डेस्क है, जो आपका मेज है, मेज की जो चौड़ाई है वो आपको डंडा और एक गिल्ली के बराबर मिली और थोड़ा सा स्पेस छूटा जो कि एक गिल्ली से कम। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो आपके गिल्ली डंडा है वो लंबे हैं और सारे के सारे गिल्ली डंडा बराबर हैं। इसी तरीके से जब पुराने समय में स्केल नहीं होते थे तो हम किसी भी वस्तु का उपयोग करके जो है चीजों को मापते थे। अब क्या होता है कि अगर हम एक ही चीज लेते, जैसे कि हमने कोई डंडी ली, अब हमने कोई स्टिक ली, डंडी ली और उससे क्या किया, उससे हमने
मेज का जो चौड़ाई है उसे नापा। अब क्या हुआ, आप फिर दोबारा से आप नापने के लिए दूसरी डंडी लेके आए, तो आप ये जानते हैं कि डंडी की जो लेंथ होगी वो अलग अलग होगी, एक जैसी तो होगी नहीं सबकी। इसी तरीके से जो ये गिल्ली डंडा है इसकी जो लंबाई है वो भी अलग अलग, यानी अगर हम गिल्ली डंडा से जो है इस डेस्क को नापते हैं तो ये आपको एक जैसा नहीं मिलता, यानी कोई गिल्ली डंडा लंबा है, कोई गिल्ली डंडा छोटा है, जिस कारण आप इसको ढंग से मेजर नहीं कर पाएंगे, माप नहीं पाएंगे। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम किसी भी चीज का उपयोग करके डेस्क की चौड़ाई नापे तो ये एक गलत मेथड है मापने का, क्योंकि हर एक वस्तु या एक ही वस्तु अलग अलग आपने ली है तो उनकी जो लंबाई है वो बराबर नहीं है। इससे ज्यादा बेटर जो तरीका है वो आपका स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग यानी तार या आप धागा ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, धागा लेंगे, धागे की एक लेंथ लेंगे, लंबाई लेंगे और उससे इस डेस्क की जो चौड़ाई है उसे मापें। अब अगर हम धागे की बात करें तो धागे को आप जो है जितनी उसकी लंबाई है उससे छोटा भी कर सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, जिससे आपको डेस्क को मेजर करने में आसानी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक डोरी ले सकते हैं या कोई भी तार ले सकते हैं, उससे आप डेस्क की लंबाई माप सकते हैं और फिर इस डेस्क को, इस मेज को आप बराबर 2 भागों में बांट सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेंथ यानी लंबाई और दूरी और डिस्टेंस। तो जब भी हम लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे मेज, मेज की लंबाई, ठीक है, लंबाई यानी लेंथ, ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस यानी दूरी। अगर हम दोनों की यूनिट देखें तो दोनों की यूनिट यानी दोनों का जो मात्रक है वो सेम होता है, ठीक है, मीटर होता है, और दोनों एक ही चीज को रिसेंबल कर रहे हैं। एक में आप लेंथ की बात कर रहे हैं, एक में दूरी। दूरी बेसिकली आप दो जगहों के बीच के बारे में जब भी बातें करते हैं तो आप दूरी की बात करते हैं, और जब भी आप किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं उसकी जो है, उसकी जो साइड की जो लंबाई है उसकी बात करते हैं, यानी उसके जो 2 एंड है, 2 किनारे हैं, उनके बीच की जो दूरी की बात करते हैं तो हम मोस्टली उसमें लेंथ यानी लंबाई की बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 ब्रिक है, ईंट है, तो इन दोनों ईंटों के जो छोर है इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, दूरी है, डिस्टेंस। लेकिन जब हम इसके जो 2 किनारे हैं उनकी बात करते हैं, उन दोनों के बीच की जब दूरी की बात करते हैं तो वो हम लेंथ के थ्रू डिफाइन करते हैं कि ये इसकी क्या है, लंबाई। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी से हम ये मापते हैं कि कोई चीज कितनी दूर है, ठीक है, जैसे कि हम किसी भी 2 टेबल के बीच की दूरी हम कह सकते हैं, डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, देहरादून से दिल्ली कितना दूर, तो ये हम डिस्टेंस के थ्रू या दूरी से मेजर करते। डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ फार और लॉन्ग समथिंग, यानी दूरी इस बात का माप है कि कोई वस्तु कितनी दूर या कितनी लंबी है। एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ अ टेबल और सॉकर फील्ड, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम दिल्ली, जैसे टेबल की लंबाई, फुटबॉल का मैदान या दिल्ली से मुंबई की दूरी। लेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट। अब अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को हम यूनिट में, इकाई में से मेजर करें। तो जब भी हम लेंथ की बात करते हैं तो हमारे पास 2 यूनिट्स होती है, ठीक है, 2 इकाइयां होती है, 2 मात्रक होते हैं। एक वो होता है जो हमें पता हो और एक जो हमें पता नहीं हो, यानी एक अज्ञात मात्रा होती है और एक ज्ञात मात्रा। तो नोन क्या होता है, जो नंबर होते हैं, और नोन क्या होता है, जो कि आपका एक फिक्स जो वैल्यू है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आपके घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो इस केस में, यानी 5 किलोमीटर के केस में जो किलोमीटर है, आपको पता है 1 किलोमीटर कितना होता है, ये आप जानते हैं। वहीं जो दूसरी यूनिट होती है वो अननोन होती है,
यानी वो आपकी चेंज हो सकती है, वो आपको जो है पहले से पता नहीं हो। लेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट. A unit is a comparison of an unknown quantity with that of a known quantity. यानी लंबाई को एक इकाई के संदर्भ में मापा जा सकता है। एक इकाई का ज्ञात मात्रा के साथ एक अज्ञात मात्रा की तुलना है। A unit is a comparison of an unknown quantity with the known. यानी जब भी हम यूनिट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होता है किसके बीच में, एक ऐसी यूनिट के बीच में जो कि हमें पता है और दूसरी जो हमें नहीं पता। It is required to establish a common standard or convention in order to make calculation and analysis easier world. दुनिया भर में गणना और विश्लेषण को आसान बनाने के लिए सामान्य मानक या परिपाटी स्थापित करना आवश्यक। यानी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे गिल्ली डंडा की, तो गिल्ली डंडा में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सारे के सारे जो गिल्ली डंडा है उनकी लेंथ अलग अलग है, तो इसे हम मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जिससे हम मेजरमेंट करें। इसको किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कोई ऐसी चीज की आवश्यकता है, कोई ऐसी यूनिट की आवश्यकता होती है जो हर जगह एक जैसी हो। अब हम बात करते हैं एक एक्टिविटी की, तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि हम किसी भी डेस्क की जो लेंथ है, लंबाई है, उसको कैसे नाप सकते। आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग या कोई डोरी लेनी है, ठीक है, उसकी एक लेंथ आपको जो है उसमें से तोड़ देना है। ठीक है, आपने जैसे एक लेंथ ले ली, लंबाई ले ली एक धागे की। अब इस धागे को आपको, जो आपके पास ये डेस्क है, जो आपके पास ये टेबल है, इसके किनारे पे इसको रखना है और इसकी जो डेस्क की जो लंबाई है या इसकी जो चौड़ाई है उसे आपको माप। तो आपने क्या किया, आपने डोरी ली और इससे इसके किनारे पे आपने रखा। अब फिर ये यहाँ पे पहुंचा, फिर आपने इस डोरी को लिया, फिर यहाँ पे रखा। तो आपने क्या देखा कि जब आप डोरी को जो है दो डोरियां है, बराबर डोरियां है, उनको रखोगे तो ये आपकी जो डेस्क है, जो मेज है, उसकी पूरी लंबाई के बराबर। तो इस तरीके से आप इसे मेजर करेंगे। अगर ऐसा होता है कि जो आपने क्या किया, डोरी रखी 2 बार रख दी और थोड़ा सा जगह छूट, यानी ये 2 डोरी रखती और फिर यहाँ पे स्पेस छूट गई, तो आप क्या करेंगे, इस डोरी को उतना फोल्ड करके, उतना मोड़ के फिर इसको मेजर करेंगे, इसको माप। इसी तरीके से अगर हम बात करें, डोरी के अलावा आप हाथों का भी उपयोग करते हैं डेस्क की जो लंबाई है उसे मापने के लिए। तो हाथों का आप किस तरीके से उपयोग करते हैं, हाथों का जो ये अंगूठा होता है, अंगूठे का जो ये टिप है, यहाँ से ये जो आपकी छोटी उंगली होती है, इसका जो टिप है, इस लंबाई को लेते हैं और इस तरीके से आप टेबल को माप। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप मेजरमेंट करते हैं। पर ये जो मेजरमेंट है ये एक जैसे नहीं हो। जैसे कि अभी आपने अपने हाथों से जो है डेस्क की या मेज की लंबाई को मापा। सपोज आपके हथेली की जो हैंड स्पैन बोलते हैं इसे, तो आपका जो है 5 हैंड स्पैन जो है इस डेस्क की या इस जो ये मेज है इसकी लंबाई। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने अपने फ्रेंड को बोला कि तू भी नाप, ठीक है, आप भी नाप लो। तो उसने नापा तो उसने क्या देखा कि उसके हथेली की 6 हैंड स्पैन जो है, ये जो डेस्क है, ये जो मेज है, इसकी लंबाई। अब उसने भी नापा, उसने देखा 6 आए, आपने देखा 5 आए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर कोई जो व्यक्ति होता है, सबके जो हाथ हो, ठीक है, हाथ जो होती है, हथेली जो होती है, उसकी लंबाई अलग अलग हो। इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो शरीर है, शरीर का प्रत्येक हिस्से की लंबाई चौड़ाई अलग होती है। यही कारण है कि जब हम इसे हथेली से या हैंड स्पैन से नापते हैं तो ये बराबर नहीं है।
तो अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी, हमने क्या देखा, हमने ये कहा कि जो ये डेस्क है, जो ये मेज है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो 5 हैंडस्पैन है। कितनी आई? 5 हैंडस्पैन। तो यहाँ पे नोन क्वांटिटी यानी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपको पता है? हैंडस्पैन। इसकी लंबाई आपको पता है। और ये क्या है? आपकी अननोन क्वांटिटी, क्योंकि ये चेंज होती है। हैंडस्पैन आपका फिक्स है। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी भी चीज को, जैसे कि कोई लंबाई है, उसको अगर हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो हम क्या करते हैं? दो वैल्यू का या दो यूनिट का या दो राशियों का कंपैरिजन करते हैं, उनके बीच में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को मेजर करते हैं, किसी भी वस्तु का मापन करते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें फिक्स क्वांटिटी की, यानी वो क्वांटिटी, वो राशि जो हमें पता है, ठीक है, वह राशि जो हमें पता है, तो वो राशि जो हमें पता है, जो फिक्स होती है, उसको हम यूनिट कहते हैं, यानी मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। यानी मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। यानी कि जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं, मापन की बात करते हैं, तो इसमें कंपैरिजन होता है। किसके बीच में? नोन क्वांटिटी यानी ज्ञात राशि और अज्ञात राशि के बीच में जो कंपैरिजन होता है, उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। जो ज्ञात राशि अज्ञात राशि है, उनके बीच में जो तुलना होती है, उसे हम मेजरमेंट या मापन कहते हैं। This known fixed quantity is a unit. ये जो known quantity है, इसको हम यूनिट कहते हैं, यानी मात्रक कहते हैं। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उस प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। The result of a measurement is expressed in two parts. One part is number and other part is unit of the measurement. अब जब भी हम कोई भी वस्तु है, उसके मापन को जब हम बताते कि इसकी लंबाई कितनी, जैसे हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जैसे कि आपकी जो कॉपी है, उसकी जो लंबाई है वो सपोज 40 सेंटीमीटर है। क्या है? 40 सेंटीमीटर है। आपकी कॉपी की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो इसका यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम? जो कॉपी है उसकी लंबाई कितनी है ये बता रहे हैं। तो लंबाई में आपके पास दो यूनिट है, दो आपके पास क्वांटिटी है या राशि है। एक है सेंटीमीटर, एक है 40 यानी 40। अब जो सेंटीमीटर है, ये क्या है? ये वो क्वांटिटी है जो हमें पहले से पता है, ये फिक्स है, जिसे हम यूनिट कहते हैं, जिसे हम मात्रक कहते हैं या यूनिट कहते हैं। ठीक है। और ये जो दूसरी है, ये क्या है? ये नंबर है। क्या है? ये संख्या है। तो एक संख्या और यूनिट यानी मात्रक से मिलके जो है मेजरमेंट बनता है। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है तथा दूसरा भाग ली गई मापक का मात्रक होता है। बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इसको स्टार्ट किया। आज हमने लेंथ के बारे में यानी लंबाई के बारे में पढ़ा, लंबाई के बारे में आपने जाना। इसके साथ साथ आपने यातायात के साधनों के बारे में जाना कि किस प्रकार से यातायात के जो साधन हैं उनमें चेंजेस आए, प्रोग्रेस आए। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।